हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11th टेक्स्ट बुक का जो कोर्स हमारा चल रहा है इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। लास्ट चैप्टर में हम लोग इस बुक के पहुंच चुके हैं, चैप्टर नंबर 7 जो है नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स के ऊपर, और आज इसका रहने वाला है पार्ट 3। 2 पार्ट इसके हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। हम देख चुके हैं कि नेचुरल हजार्ड्स क्या होते हैं, डिजास्टर्स क्या क्या होते हैं, इंडिया में कौन कौन से नेचुरल हजार्ड्स या डिजास्टर्स आते हैं, और पिछले पार्ट में हम लोगों ने बात की थी अर्थक्वेक यानी कि भूकंप और सुनामी को लेकर। ठीक है, तो आज हम जो है इसमें आगे बढ़ेंगे और 1-2 नेचुरल डिजास्टर के बारे में और बात करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आज हम बात करने वाले हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में, और बात हम लोग करेंगे फ्लड्स यानी कि बाढ़ के बारे में। ठीक है, तो जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको चीज़ें पसंद आ रही हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, कम से कम 10 लोगों तक। ठीक है, और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, अगर उन लोगों को भी यहाँ का कंटेंट जो है वो पसंद आ रहा है, उनको लग रहा है कि किसी तरीके से उनकी हेल्प यहाँ से हो रही है, तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट की वीडियोस के नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, और बाकी जैसे कि आप लोगों से मैं रोज ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस मिशन में साथ दीजिए। हमारा मिशन है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एजुकेशन टू ऑल। ठीक है, और इस मिशन के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप लोगों को वीडियोस के साथ साथ नोट्स, क्विजेस, टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड की जाए, और भी कुछ नए नए वीडियो कोर्सेज आप लोगों के लिए लाए जाए। लेकिन उसके लिए हमें आपके साथ के आपके सहयोग की जरूरत है। तो स्कैन एंड पे का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, QR कोड को स्कैन करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर UPI ID भी मेंशन है, okul@axis बैंक। और अगर कोई इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से अगर पेमेंट करने के इच्छुक हैं, तो उनके लिए भी जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको करने की कोशिश कीजिए। जितनी भी आप लोगों की इच्छा होती है, जितनी भी आप लोगों को सुविधा होती है, कोई फिक्स अमाउंट वगैरह, कोई वैल्यू वगैरह हम नहीं बता रहे हैं, जितनी भी आपको इच्छा है उतना आप कर सकते हैं। इसका फायदा जो है वो आप लोगों को ही डायरेक्टली मिलेगा। ठीक है, और बाकी एक चीज़ हम आप लोगों से पहले भी पूछते आए हैं, फिर से पूछ रहे हैं कि हाउ ओकुल इज हेल्पिंग यू। हम आपकी किस तरीके से मदद कर रहे हैं अपने थॉट्स जो है, अपने विचार जो है हमारे बारे में लेकर 50 से 100 शब्दों में अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ आप लोग हमारी ईमेल आईडी जो है दैट इज okul.stu@gmail.com पर भेज दीजिए। ठीक है, वहाँ पर हम उसको अपने वेबसाइट्स के टेस्टिमोनियल सेक्शन में उसका यूज़ करेंगे। हमने जिन लोगों ने हमें फोटोज़ वगैरह भेजी हैं उनको हमने वहाँ पर लगा दिया है, उनका फीचर कर दिया गया है आर्टिकल। तो आप लोगों का भी राइटअप जो है, आप लोगों का भी राइटअप वहाँ पर फीचर किया जाएगा। तो इसके लिए आप हमें फोटोग्राफ ज़रूर अपनी भेज दीजिए। ठीक है, और बाकी 50 to 100 वर्ड्स जो भी है वो लिख के अपनी एक फोटोग्राफ के साथ हमें भेज दीजिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं अपनी बुक की तरफ। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन से। मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को लेकर बहुत ज़्यादा जो इसका मैकेनिज्म वगैरह है वो यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमने जो हमारी दूसरी बुक है दैट इज़ योर फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, उस बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन लोगों ने अगर वो बुक अभी तक नहीं पढ़ी है, जो डायरेक्टली इस कोर्स में आए हुए हैं, तो वो लोग भी जाके उस बुक को ज़रूर पढ़ लें। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 4 है, ठीक है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। वहाँ से जाके आप ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में, किस तरीके से इनका मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से ये फॉर्म करते हैं, वो आप जाके वहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, लेकिन बहुत एक्सटेंसिव कवरेज इसकी यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे। ठीक, देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर इंटेंस लो प्रेशर एरियाज। पहली बात तो यह है कि इनके सेंटर में लो प्रेशर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, साइक्लोन का मतलब ही होता है लो प्रेशर, और एंटी साइक्लोन का मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं कि साइक्लोन का मतलब है कि सेंटर पर प्रेशर लो होगा, और एंटी साइक्लोन अगर है, ठीक है, एंटी साइक्लोन अगर है तो सेंटर पर प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा गया है, कन्फाइंड टू द एरियाज लाइंग बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, इसीलिए इसका नाम ट्रॉपिकल है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में है, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में। ठीक है, इन द एटमोस्फेयर अराउंड विच हाई वेलोसिटी विंड्स ब्लो। ठीक है, यानी कि लो प्रेशर है, सेंटर में इसके लो प्रेशर होगा, और चारों तरफ इसके जो है विंड्स बहुत तेजी से ब्लो करेंगी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहां पर बता देता हूं एक चीज और, कि अगर हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है, हम बात सिर्फ साइक्लोन की करेंगे, एंटी साइक्लोन की बात यहां पर नहीं करेंगे। साइक्लोन अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो वो आपका जो है इट रोटेट्स इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, किस तरीके से होता है ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। अगर ये देखिए लो प्रेशर है, ठीक है, सरफेस पर लो प्रेशर बनने का मतलब क्या है, हमें पता है कि विंड्स इसकी तरफ को अट्रैक्ट होंगी हर जगह से। ठीक है, लो प्रेशर की तरफ को विंड अट्रैक्ट होती है ऑन द सरफेस। इसके बाद हमें एक कंसेप्ट पता है अबाउट द कॉरियोलिस फोर्स। ठीक है, कॉरियोलिस फोर्स का कंसेप्ट हमें पता है, और हमें पता है कि कॉरियोलिस फोर्स की वजह से जो विंड है, ठीक है,
अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो विंड्स इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू दिस कॉरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स देयर राइट, ठीक है। और राइट का मतलब आपको ध्यान रखना है, जो ये राइट और लेफ्ट कोरियोलिस में बोला जाता है, इसको लेकर कुछ लोगों को डाउट रहता है कि कोरियोलिस में जो लेफ्ट और राइट है दैट इज फ्रॉम दी सोर्स, यानी कि वो सोर्स के परस्पेक्टिव से आपको देखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां से अब कोई विंड आ रही है, ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, यहां से कोई विंड आ रही है तो इसका जो सोर्स हो गया ये इस तरीके से आ रही है, ठीक है, एंड इट गेट डेविएट टुवर्ड्स इट्स राइट, यानी कि इस तरीके को डेविएट करेगी। सिमिलरली यहां से जो विंड आ रही है इट विल डेविएट टुवर्ड्स दिस वे, दिस विल डेविएट्स टुवर्ड्स दिस विल डेविएट्स दिस, यानी कि सारी की सारी विंड जो है वो अपने राइट साइड को डेविएट करेंगी। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज ये है कि ये विंड्स डेविएट करने के साथ साथ अट्रैक्ट सेंटर की तरफ को ही होंगी, क्योंकि सेंटर पे लो प्रेशर है, ठीक। तो सेंटर पे लो प्रेशर है और ये अट्रैक्ट इस तरफ को होंगी, घूमेंगी इस तरीके से, तो आप समझ सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से घूमेंगी, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से घूमते हुए अंदर की तरफ को आएंगी। दिस विल बी देयर डायरेक्शन, ओके, सो दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर साइक्लोन बन रहा है तो मूवमेंट ऑफ विंड जो है दैट विल बी इन दी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर इसको हम साउथ हेमिस्फीयर में लेके जाएंगे तो दिस विल बी योर क्लॉकवाइज, ठीक है। और वो कैसे हो जाएगा ये आप लोग खुद भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप चाहें तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बना देता हूं। हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, साइक्लोन विल ऑलवेज बी लो प्रेशर एट द सेंटर, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर में पहुंच गए हैं तो सेंटर पर हाई प्रेशर हो जाएगा, नहीं। साइक्लोन का मतलब ही है कि सेंटर पर लो प्रेशर रहेगा हमेशा। तो लो प्रेशर का मतलब सीधी सी बात हो गई कि विंड इस तरीके से आएंगी, अट्रैक्ट तो ऐसे ही होंगी। इसके बाद कॉरियोलिस की वजह से हम साउदर्न हेमिस्फीयर में है, ड्यू टू कॉरियोलिस फोर्स साउदर्न हेमिस्फीयर विंड्स विल डेविएट टुवर्ड्स देयर लेफ्ट, ठीक है। सीधी सी बात हो गई कि लेफ्ट की तरफ को विंड डेविएट करेंगी तो इस तरीके से होगा डेविएशन। और आपको ध्यान फिर से वही रखना है कि विंड्स डेविएट हो रही हैं लेकिन अट्रैक्ट वो सेंटर की तरफ को ही होंगी, क्योंकि सेंटर पे क्या है, लो प्रेशर। तो ये विंड्स आप समझ सकते हैं कि कुछ इस तरीके से घूमेंगी, ठीक है। दिस विल बी देयर डायरेक्शन, तो दिस डायरेक्शन इज योर, कैसा डायरेक्शन है ये, दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये चीज को आप बड़े अच्छे से समझ के चलिएगा। बाकी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जाके एक बार आप लोग इस बुक का जो चैप्टर 10 पार्ट 4 है वो जाके जरूर देख लीजिएगा, वहां पर हमने और ज्यादा डिस्कस चीजें जो है वो की हुई है, ठीक है। इससे ज्यादा मैं यहां पर डिस्कस जो है वो नहीं कर सकता, अदरवाइज फिर वो इस चैप्टर के स्कोप से बाहर हो जाएंगी चीजें, ठीक। और वैसे भी हमने इस चैप्टर में जाके सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं, तो आप वहां से इसको एक बार और अच्छे से देख सकते हैं डिटेल में, ठीक। चलिए आगे देखिए, हॉरिजॉन्टली इट एक्सटेंड्स अप टू 500 to 1000 किलोमीटर एंड वर्टिकली फ्रॉम सरफेस टू 12 to 14 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि जो इनका हॉरिजॉन्टल आप कह सकते हैं दायरा है वो 500 से 1000 किलोमीटर का है, और वर्टिकल यानी कि ये एल्टीट्यूड में जब ऊपर उठता है तो 12 से 14 किलोमीटर तक उठ सकता है। यानी कि आप एक तरीके समझ सकते हैं कि ये कहां तक जाएगा, 12 से 14 किलोमीटर का मतलब हो गया कि लगभग ये आपका पहुंच जाएगा ट्रोपोपॉज तक, ठीक है, लगभग ट्रोपोपॉज तक ये पहुंच जाएगा। आगे देखिए, द ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ और हरिकेन, इसको हरिकेन भी बोला जाता है, इज लाइक अ हीट इंजन दैट इज एनर्जाइज्ड बाय द रिलीज ऑफ लेटेंट हीट ऑन द अकाउंट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर दैट द विंड्स गैदर आफ्टर मूविंग ओवर द ओशंस एंड सीज, ठीक है। पहली बात तो यह है कि इसको एनर्जी कहां से मिलती है, ध्यान रखिएगा, इसको एनर्जी मिलती है जो हमारा कंडेंसेशन होता है मॉइस्चर का, ठीक है। मॉइस्चर किस तरीके से होगा कि जैसे अगर इसमें पहली बात तो है कंडीशंस को भी आपने ध्यान रखना है कि जो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स होता है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, उसके लिए कंडीशन ये है कि यू शुड हैव हाई ह्यूमिडिटी, ठीक है। और दूसरा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 26 डिग्री से ज्यादा, ठीक है। तो हाई ह्यूमिडिटी आपकी कहां पर होगी, समुद्र के ऊपर होगी या लैंड के ऊपर होगी, लैंड के ऊपर तो नहीं होगी, ठीक है, वाटर बॉडी यानी कि समुद्र ओशन के ऊपर ही होगी, ठीक। और दूसरी चीज ट्रॉपिकल एरियाज में इसलिए बनता है क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज में जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है, ठीक है। ये दो कंडीशन आप यहां समझ गए। तो अब हाई ह्यूमिडिटी अगर होगी और टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो उससे क्या है कि जो वाटर ड्रॉप्स है वो इवेपोरेट करेंगी, मतलब वो ऊपर की तरफ को उठेंगी, ठीक है। तो यहां पर जो सेंटर है लो प्रेशर, यहां से विंड ऊपर की तरफ को उठना शुरू करती है, ठीक है। सेंटर से जो विंड है वो ऊपर की तरफ को उठना शुरू करेगी, और जैसे जैसे वो ऊपर उठेगी उसका क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा एल्टीट्यूड के साथ, हमने ये चीजें पढ़ी है, टेम्परेचर कम होगा एल्टीट्यूड के साथ, और ऊपर जाके वो क्या करेंगी, कंडेंस करेंगी, वहां पर बादल बनेंगे और कंडेंस होगा, और उस कंडेंसेशन से उसको क्या मिलेगा, उस कंडेंसेशन से उसको मिलेगी रिलीज ऑफ लेटेंट एनर्जी या लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट क्या होती है, जिन लोगों को नहीं पता है, वैसे तो खैर पता होना चाहिए, आई बिलीव दैट, पर जिनको नहीं पता है, लेटेंट हीट इट इज अ काइंड ऑफ हीट जिसमें आपका फेस चेंज होता है, ठीक है। यानी कि जैसे आपका वाटर वेपर जब है, जब आपका इवेपोरेशन होगा तो वाटर वेपर बनेगा, और वाटर वेपर आपका कंडेंस होगा तो पानी बनेगा, ठीक है। दैट इज द फेस चेंज फ्रॉम वाटर वेपर टू लिक्विड वाटर। तो दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी जो उसमें इन्वॉल्व होती है, दैट इज योर लेटेंट हीट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन among scientists about the exact mechanism of a tropical cyclone।
हाउएवर सम इनिशियल कंडीशंस फॉर द इमर्जेंस ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन आर, कुछ कंडीशंस यहां पर दी हुई हैं कि क्या क्या हो सकती है। लार्ज एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर दैट कैन रिलीज एनॉर्मस लेटेंट हीट। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है कि वार्म एयर होनी चाहिए, मॉइस्ट एयर होनी चाहिए। इसीलिए आप लोगों से एक बात मैंने जब ये चैप्टर 10 हम पढ़ रहे थे पार्ट 4, वहां पर भी बात की थी कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है ये आपके जो वाटर बॉडी है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि नियर द वाटर बॉडी, ये जो है स्ट्रांग होते हैं और जैसे ही आपके कोस्टल रीजन में पहुंचते हैं वहां पर ये एकदम से जो है खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म हो जाते हैं? क्योंकि वहां पर जैसे ही आएंगे तो इनके पास जो मॉइस्चर है, जो एयर के पास जो मॉइस्चर है वो नहीं रहेगा। जैसे ही जब तक ये वाटर बॉडी के पास है तो इनके पास मॉइस्चर रहेगा, सरफेस पे आने पर इनका मॉइस्चर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो सरफेस के ऊपर काम नहीं करते, वहां पर ये नहीं फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद अगला देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स दैट कैन प्रिवेंट फिलिंग ऑफ लो प्रेशर एट द सेंटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से कोरियोलिस काम करता है। ठीक है, और कोरियोलिस होने की वजह से क्या है कि जो सेंटर है वहां पर फिलअप नहीं हो पाता, क्योंकि अगर सीधे सीधे ये विंड्स आती, ठीक है, हमने ये बताया कि आपको जो ये एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन और क्लॉकवाइज डेविएशन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। अगर सीधे सीधे ये जो विंड है ये सीधे सीधे अगर अंदर की तरफ को आती रहती तो ये सेंटर पे जाती, सेंटर फिल होता, उसके बाद फिर ये लो प्रेशर रीजन से ऊपर को उठती, यानी कि इनकी हाइट में ही ऊपर को उठती। लेकिन कोरियोलिस की वजह से क्या है कि ये घूम रही है, ठीक है, और सेंटर जो है वो फिल नहीं हो पा रहा है। और इसमें एक चीज का आपको पता होगा, ध्यान रखिएगा अगर नहीं पता है तो, कोरियोलिस फोर्स जो है वो इक्वेटर पर 0 होता है। ठीक है, इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स 0 होता है। हमने बहुत अच्छे से जहां पर कोरियोलिस फोर्स बात की है वहां पर यह चीज भी हमने समझी है कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो इक्वेटर पर 0 होता है। तो इसलिए एक सवाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि नियर द इक्वेटर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन यह है कि कोरियोलिस फोर्स का होना बहुत जरूरी है ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए। और नियर द इक्वेटर यानी कि 0 से 5 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में अगर हम बात करें तो चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो चाहे सदर्न हेमिस्फीयर हो, दोनों ही जगह ये बात वैलिड रहेगी, सदर्न एंड नॉर्दर्न दोनों जगह। ठीक है, तो उस रीजन में कोरियोलिस फोर्स की एब्सेंस होने की वजह से क्या है कि हमारा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है अनस्टेबल कंडीशन थ्रू द ट्रोपोस्फेयर दैट क्रिएट्स लोकल डिस्टर्बेंस अराउंड विच आ साइक्लोन डेवलप्स। ठीक है, ये लोकल डिस्टर्बेंस बेसिकली वही है जहां पर लो प्रेशर वगैरह बनेगा बीच में। ठीक, और इसके बाद एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड वेज। वर्टिकल विंड वेज का मतलब है कि आपका वर्टिकल डायरेक्शन में विंड का ग्रेडियंट यानी कि विंड की जो स्पीड है वो ज्यादा चेंज नहीं कर रही है इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, एंड दैट इज दी आप कहेंगे सपोर्टिंग कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में विंड जो है वो ज्यादा है, विंड की स्पीड जो है वो ज्यादा है, तो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो या तो नहीं बनेंगे और या फिर वो उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे। तो जितना ज्यादा आपका वर्टिकल डायरेक्शन में विंड की स्पीड कम होगी, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स उतने बड़े होंगे और उनकी जो स्पीड वगैरह है वो उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसा होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज प्रेशर ग्रेडियंट्स। प्रेशर ग्रेडियंट्स बहुत ज्यादा है। द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज नोन एज दी, इसको आई बोला जाता है जहां पर लो प्रेशर है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया लो प्रेशर है। जनरली द आइसोबार्स आर क्लोजली प्लेस्ड टू ईच अदर शोइंग हाई प्रेशर ग्रेडियंट्स। ठीक है, वहां पर हाई प्रेशर ग्रेडियंट्स होते हैं, नॉर्मली वेरी करते हैं बिटवीन 14 to 17 मिलीबार पर 1000 किलोमीटर, लेकिन कहीं कहीं पर ये 60 मिलीबार पर 100 किलोमीटर भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो विंड बेल्ट का एक्सपेंशन है वो कितना है, 10 से 150 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि वो जो विंड बेल्ट है वो 10 से 150 किलोमीटर सेंटर से दूर हो सकती है। यानी कि इसका आप समझ सकते हैं कि सर्किल कितना बड़ा है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि स्पेशियो टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया की इंडिया में कहां कहां पर होता है। देखिए, इंडिया आपको पता है पेनिनसुलर शेप है, सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और अरेबियन सी इन द वेस्ट। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है इन इंडिया ऑल्सो ओरिजिनेट्स इन दीज टू इंपॉर्टेंट लोकेशंस। अब यहां पर आई डोंट फील कि आप लोगों को मैप दिखाने की जरूरत है और ये बताने की जरूरत है कि अरेबियन सी कहां पर है और बे ऑफ बंगाल कहां पर है। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिकली इन दो जगहों की बात हम जो अपना मानसून का चैप्टर, क्लाइमेट का चैप्टर हमने किया है, जहां पर साउथ वेस्ट मानसून हमने पढ़ा है, वहां पर हम ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि बे ऑफ बंगाल की पोजीशन क्या है, अरेबियन सी की पोजीशन क्या है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। दो मोस्ट ऑफ द साइक्लोन्स ओरिजिनेट बिटवीन 10 to 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। ठीक है, ड्यूरिंग द मानसून सीजन हमने बात की है, जब हमने स्पेसिफिकली बात की है कौन से में, जब बे ऑफ बंगाल ब्रांच की हम बात कर रहे थे, वहां पर हमने बात की है कि मोस्ट ऑफ द रेनफॉल जो है दैट इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन रेनफॉल, वो साइक्लोनिक रेनफॉल है।
ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं है। ओरोग्राफिक रेनफॉल हमारी होती है मेजरली जो अरेबियन सी ब्रांच से जहां से बारिश आती है, वेस्टर्न घाट पे जो बारिश करती है उसके भी विंडवर्ड साइड में, यानी कि वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, वहां पर जितनी भी बारिश है दैट इज योर ओरोग्राफिक रेनफॉल। और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से बारिश होती है, स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं हमारे आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तट पे, बंगाल के तट पे, तो वहां पर जो सारी की सारी ज्यादातर बारिश है वो हमारी किससे होती है? साइक्लोनिक रेनफॉल, वो साइक्लोनिक बारिश है। ठीक है, Yet in the case of Bay of Bengal cyclones mostly developed during the months of October and Bay of Bengal and November। ठीक है, अक्टूबर एंड नवंबर में भी बनता है, और किस रीजन में बनता है ये मैंने आपको बात बताई है। ठीक है, अक्टूबर एंड नवंबर में जब हमने देखा है कि रिट्रीटिंग मानसून होता है या विंटर मानसून जहां पर आता है, और जहां पर हमने बात की है कि जो तमिलनाडु का कोस्ट है, ठीक है, जहां पर चेन्नई वगैरह है, वहां पर जो बारिश है वो जनरली इसी समय पर इसीलिए होती है क्योंकि वहां पर जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन इस समय पे बनते हैं। ठीक है, हियर दे ओरिजिनेट बिटवीन 16 to 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड एट वेस्ट ऑफ 92 डिग्री ईस्ट। 92 डिग्री ईस्ट आप अपने मैप में देखिएगा, उसके ये वेस्ट में यानी कि उसके पश्चिमी साइड में बनते हैं। बाय जुलाई द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ दीज स्टॉर्म शिफ्ट्स टू 18 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ को शिफ्ट होते हैं लैटिट्यूड्स एंड वेस्ट ऑफ 90 डिग्री ईस्ट नियर द सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ को शिफ्ट करते हैं। और एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, जैसे जैसे आपका ITCZ शिफ्ट होता है, हमने ITCZ की बात की है, ठीक है, जहां पर ITCZ शिफ्ट होगा, क्योंकि हमें पता है कि ITCZ एक ऐसी जगह है जहां पर लो प्रेशर होता है, और अभी हमने ये बात करी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन भी आपके वहीं पर बनते हैं जहां पर लो प्रेशर होता है, यानी कि आप इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने मानसून के चैप्टर में बहुत अच्छे से बात की हुई है। जिसने वो लेक्चर अगर नहीं देखे हैं, जिन्होंने अगर वो मिस कर दिया है, तो मैं फिर से कहूंगा कि जाके चैप्टर 4, इसी बुक का जो चैप्टर 4 है उसको आप लोग एक बार पूरे के पूरा 8 पार्ट उसके बने हुए हैं, पूरे के पूरे को जाके देखिए, चीजों को समझिए, आपको बहुत फायदा वहां से मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा बता दूं कि ITCZ जहां पर आपका बनेगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहां पर आपकी दोनों की दोनों ट्रेड विंड्स यानी कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जहां पर आके मिलती हैं, अगर ये आपका ITCZ है तो यहां पर आपकी इस तरीके से ट्रेड विंड्स आएगी साउथ ईस्ट, ठीक है, और यहां पर आपकी आएगी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ऐसे करके। तो ये दोनों की दोनों यहां पर मिलेंगी, क्योंकि यहां पर क्या है, दिस इज अ लो प्रेशर जोन, और लो प्रेशर जोन बन रहा है तो यानी कि यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो यही आपको ध्यान रखना है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन वहीं पर बनेगा जहां पर ITCZ है, और जिस सीजन में ITCZ जहां पर मूव करता जाएगा वहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो बनेगा। ठीक है, चलिए यहां पर बेसिकली ये कुछ दिखाया हुआ है कि ये जो विंड और साइक्लोन हजार्ड जोन्स है, ये आप थोड़ा सा यहां पर मैप में देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ समझाने के लिए नहीं है कि कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है, इसके जो विंड वेलोसिटी वगैरह दी हुई है वो आप यहां पर मैप में इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं कंसिक्वेंसेज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नुकसान क्या होते हैं। ठीक है, कंसिक्वेंसेज क्या होते हैं। इट वॉज मेंशन्ड दैट द एनर्जी टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कम्स फ्रॉम द लेटेंट हीट रिलीज बाय द वार्म मॉइस्ट एयर। ठीक है, ये हमने बात कर ली कि इसको जो शक्ति है, जो इसकी एनर्जी है वो इसको कहां से मिलती है। ठीक है, वो हमने बात कर ली, वो इसको जो कंडेंसेशन होगा वार्म एयर का उससे मिलेगी। ठीक है, हेंस विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द सी द फोर्स ऑफ द साइक्लोन डिक्रीजेस। यही मैंने आपको बात बताई कि जैसे ही हम समुद्र से दूर जाएंगे यानी कि लैंड की तरफ को जाएंगे, तो इसका जो फोर्स है, जो साइक्लोन का बल है वो कम हो जाएगा, चक्रवात का जो बल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसको मॉइस्चर नहीं मिलेगा। इन इंडिया द फोर्स ऑफ द साइक्लोन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी, सो द कोस्टल एरियाज आर ऑफन स्ट्रक बाय सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड है। ऑफन दिस रिजल्ट्स इन एबनॉर्मल राइज इन द सी लेवल नोन एज स्टॉर्म सर्ज। ठीक है, स्टॉर्म सर्ज का मतलब बेसिकली है कि जब आपका सी लेवल का जो राइज है वो बहुत ज्यादा होता है। वैसे तो जनरली हमने देखा है कि दिन में 2 बार तो होता ही है, हाई टाइड लो टाइड्स के समय पे, लेकिन जब एबनॉर्मल राइज हो जाए, उससे काफी ज्यादा राइज हो जाए, उसको बुलाया जाता है स्टॉर्म सर्ज। ठीक है, तो स्टॉर्म सर्ज जो है वो होता है, और इसका फर्क क्या पड़ता है, इससे जो नुकसान होता है कि इनंडेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स। इनंडेशन का मतलब है कि वहां पर बेसिकली पानी वगैरह भर जाता है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में पानी भर जाता है, डैमेजिंग क्रॉप्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो लोगों ने मकान वगैरह बनाए हुए हैं, जो स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाए हुए हैं, उनको भी इससे नुकसान पहुंचता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको एक फिगर और दिखाता हूं, देखिए आपको थोड़ा सा उससे एक आइडिया और लगेगा। बेसिकली इंटेंसिटी के बारे में है वो। ठीक है, उसको ये देखिए आप, ये देखिए यहां पर बेसिकली कैटेगरीज ऑफ हरिकेन्स दिखाया गया है। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ हरिकेन्स में आप देख सकते हैं कि अगर इसकी विंड की स्पीड जो है वो 74 टू 95 मील्स पर आवर है। ठीक है, माइल्स पर आवर, माइल्स को आप 1.6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यूज इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्टॉर्म सर्ज की जो हाइट दी गई है देखिए 4 to 5 फीट की दी गई है, और इसमें जो आपका असर पड़ेगा दैट विल बी वेरी मिनिमल। ठीक है, नो रियल स्ट्रक्चरल डैमेज और सम फ्लडिंग, यानी कि थोड़ा बहुत बाढ़ वगैरह आएगी लेकिन स्ट्रक्चरल डैमेज ज्यादा नहीं होगा। इसके बाद जो कैटेगरी 2 है, इसमें थोड़ा सा स्पीड और बढ़ जाएगी 96 टू
1110 मील्स पर आवर, ठीक है, माइल्स पर आवर। स्टॉर्म सर्ज की हाइट थोड़ा सा बढ़ गई 6 से 8 फीट। इसका जो डैमेज है दैट विल बी मॉडरेट। मटेरियल डैमेज टू बिल्डिंग्स, स्मॉल क्राफ्ट ब्रेक मूरिंग्स, ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें जो है नुकसान होगा, ज्यादा बहुत नुकसान इसमें भी नहीं है। इसके बाद अगर स्पीड और बढ़ती है 111 से 130 माइल्स पर आवर, और जो स्टॉर्म सर्ज की हाइट है देखिए वो भी बढ़ती जा रही है 9 से 12 फीट, ठीक है, 9 से 12 फीट का मतलब है अराउंड 3 से 4 मीटर के आसपास, ठीक है। इसमें क्या है कि जो डैमेज है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, एक्सटेंसिव डैमेज है। स्ट्रक्चरल डैमेज टू स्मॉल हाउसेज एंड इनलैंड फ्लडिंग, ठीक है, फ्लडिंग जो है वो थोड़ा सा बढ़ती जाएगी। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर पानी केवल इसी लेवल तक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पानी थोड़ा सा बढ़ गया है, यहाँ पर पानी देखिए और ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, और यहाँ पर पेड़ थोड़ा सा झुक रहे हैं, और यहाँ पर पेड़ आप देख सकते हैं कि ये पेड़ उखड़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज समझ सकते हैं। इसके बाद अगर स्पीड और बढ़ती है 131 से 155 मील्स पर आवर तक की, तो आप देख सकते हैं कि ये चीज जो है आपका स्टॉर्म सर्ज की हाइट भी बढ़ रही है, और पेड़ आप देख सकते हैं पूरी तरीके से उखड़ चुका है, और पानी यहाँ पर पूरे के पूरे में पानी जो है वो अब भर गया है, ठीक है। तो इसका जो डैमेज है वो थोड़ा ज्यादा है, एक्सट्रीम डैमेज है, मेजर स्ट्रक्चरल डैमेज एंड हैवी फ्लडिंग, ठीक है, इवैक्यूएशन नेसेसरी, यानी कि लोगों को यहां से बाहर निकालना जो है वो अब जरूरी हो गया है। और इसके बाद अगर 155 मील्स पर आवर से ज्यादा की स्पीड है, तो आपका कह सकते हैं कि जो स्टॉर्म सर्ज है वो 18 फीट यानी कि 6 मीटर से ज्यादा का स्टॉर्म सर्ज होगा। और इसका जो फेलियर है, जो डैमेज है दैट विल बी कैटास्ट्रोफिक फेलियर और मैसिव डैमेज टू द बिल्डिंग्स। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा था, देखिए बिल्डिंग के थोड़ा थोड़ा पार्ट जो थे वो टूटने शुरू हो रहे थे, ठीक है, और यहां पर ये पार्ट जो थे ऐसा करके उड़ रहे थे, और यहां पर तो आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग की छत जो है वही गायब हो चुकी है, ठीक है। तो इससे क्या है कि मैसिव डैमेज होगा बिल्डिंग्स को, और स्मॉल स्ट्रक्चर जो है दे आर ब्लोन अवे और ओवर और अवे, ठीक है। जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं वो तो उड़ जाएंगे, और बाकी जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनको भी काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर पहुंचेगा। इनकी जो छत वगैरह इस तरीके से वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। ये एक साफिर सिम्पसन स्केल होता है, उसके अकॉर्डिंग ये जो कैटेगरीज की विंड और स्टॉर्म सर्ज के बारे में दिया गया है, और इसका जो डैमेज है वो यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसका आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से चीजें होती है। इस इमेज को अगर आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं माइंड में, थोड़ा सा अपने फिगर बना के चीजें समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो नुकसान वगैरह है वो जैसे जैसे विंड की स्पीड बढ़ेगी वो होता जाएगा, ठीक है। चलिए वापस से बुक में चलते हैं, और जो नेक्स्ट है दैट इज फ्लड्स, यानी कि बाढ़ के बारे में हम लोग वहां पर चल के बात करते हैं। देखिए, यू रेड इन न्यूज़पेपर्स एंड वॉच इमेजेस ऑफ फ्लड्स ऑन टेलीविजन अकरिंग इन सम रीजन्स ड्यूरिंग रेनी सीजन, ठीक है। जैसे कि आजकल भी आप लोग देख रहे हैं आसाम साइड, बिहार साइड में जो है बहुत ज्यादा बाढ़ आई हुई है, ठीक है, आसाम में, बिहार में, ठीक है। वहां पर आप रोज न्यूज में सुन रहे होंगे कि नदियों का जो जलस्तर है, जो वाटर लेवल है ऑफ द रिवर्स, वो काफी ज्यादा राइज में चल रहा है, और काफी ज्यादा बाढ़ यहां पर आई हुई है, ठीक है। Inundation of land and human settlements by the rise of water in the channels and its spill over presents the condition for flooding, ठीक है। कि फ्लडिंग की कंडीशंस या फ्लडिंग के हालात कब पैदा होते हैं, जब हमारा चैनल्स जो है, जैसे कि स्ट्रीम्स हैं, जो रिवर्स हैं, उनमें जब लेवल जो है वाटर का वो राइज करता है, ठीक है। और उसमें से क्या होता है कि राइज करता है, उसकी कुछ कैरिंग कैपेसिटी होगी। कोई नदी है, किसी नदी में पानी कितना जा सकता है, उसकी एक कैरिंग कैपेसिटी होगी। उससे ज्यादा अगर उसमें पानी आ जाएगा तो वो फिर स्पिल ओवर हो जाएगा, यानी कि वो आसपास के इलाकों में पानी जो है वो फैल जाएगा, ठीक है। दैट इज हाउ द फ्लडिंग अकर्स। अनलाइक अदर नेचुरल डिजास्टर्स द कॉजेज ऑफ फ्लड्स आर वेल एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। जैसे हमने अर्थक्वेक की बात की थी, वहां पर हमें चीजें जो है वो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं लग पाती है, लेकिन फ्लड्स के केस में ऐसा नहीं है। इसके जो कॉजेज हैं, जो कारण है, वो हमें पता है अच्छे से। फ्लड्स आर रिलेटिवली स्लो इन अकरेंसेज एंड ऑफन अकर इन वेल आइडेंटिफाइड रीजन्स एंड विद इन एक्सपेक्टेड टाइम इन अ ईयर, ठीक है। ये हमें पता है कि फ्लड जो है बहुत तेजी से नहीं आती है, ठीक है, स्लो आती है। और उसके बाद ये वेल आइडेंटिफाइड रीजन्स, हमें रीजन भी पता है कि कहां कहां पर आएगी, ठीक है। जहां पर नदियां वगैरह ज्यादा हैं वहां पर हमें पता है कि बाढ़ आएगी, जहां पर नदियां नहीं होंगी वहां पर आप देखेंगे कि बाढ़ जो है वो जनरली नहीं आएगी। और किस समय आएगी ये भी हमें पता है, जिस समय ज्यादा बारिश वगैरह होगी, ठीक है, या तो उस रीजन में बारिश हो रही है, या फिर जहां से वो नदी आ रही है उस रीजन में बारिश हो रही है, तो उस समय पर फ्लड आएगी। तो यानी कि इसके बारे में, इसके अकरेंसेस के बारे में, किस समय पे होगी, कितना ज्यादा होगी, ये थोड़ा बहुत हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। Floods occur commonly when water in the form of surface runoff exceeds the carrying capacity of the river channels and streams and flows into the neighboring low-lying floodplains। मैंने आपको बताया कि जब रिवर की या स्ट्रीम्स की जो कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा पानी उसमें हो जाएगा तो वो फिर बाहर फैल जाएगा, ठीक है, और उसी से क्या है कि आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाएगी। At times this goes even beyond the capacity of lakes and other inland water bodies in which they flow, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो नदियां वगैरह है, जो किसी, अगर मान लीजिए किसी तालाब में जा रही है या किसी जो इनलैंड वाटर बॉडी है उसमें जा रही है, तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी से भी ज्यादा हो जाएगा, तो वहां से भी पानी जो है वो बाहर आता है, ठीक है। फ्लड्स कैन ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू स्टॉर्म सर्ज। स्टॉर्म सर्ज जो कोस्टल एरियाज में होता है, जो अभी हमने यहां पर बात करी, उससे भी कभी कभी क्या होता है कि बाढ़ जो है वो आ सकती है, ठीक है। हाई इंटेंसिटी रेनफॉल फॉर अ कंसिडरेबल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कभी अगर बहुत हाई इंटेंसिटी की बारिश जो है
बहुत ज्यादा तीव्र बारिश जो है वो बहुत लंबे समय तक के लिए हो रही है तब भी आ सकती है। मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्नो, ठीक है, जो अगर हमारी बर्फ पिघलती है अगर उसकी वजह से भी आ सकती है। रिडक्शन इन द इन्फिल्ट्रेशन रेट, इन्फिल्ट्रेशन रेट का मतलब है कि जैसे आपका मान लीजिए सरफेस के ऊपर पानी बह रहा है, ठीक है, ये सरफेस है, इसके ऊपर अगर पानी बह रहा है तो इसमें से कुछ पानी तो नीचे की तरफ को भी जाएगा, ठीक है। अब जनरली क्या है कि अगर इसका इन्फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा है तो फिर बाढ़ नहीं आएगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसका इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा पानी है तो अंदर को जाने की, यानी कि जो आपका वाटर, जो आपका मिट्टी पानी खींच रही है नीचे की तरफ को, उसकी भी एक लिमिट होगी, ठीक है। वो कोई अनलिमिटेड पानी तो नीचे को खींचती जाएगी नहीं, तो इसलिए अगर उसका इन्फिल्ट्रेशन रेट उस वजह से कम हो गया है तो भी फिर ये सरफेस रन ऑफ जो है वो एज अ फ्लड बन के रहेगा, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ इरोडेड मटेरियल इन द वाटर ड्यू टू हायर रेट ऑफ सॉइल इरोजन, इससे क्या है बेसिकली कि इरोडेड मटेरियल्स होने की वजह से जो हमारा चैनल का फ्लो वगैरह है वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, ठीक है। जो चैनल का फ्लो वगैरह है, जो रिवर्स का फ्लो वगैरह है वो डिस्टर्ब होता है और उसकी वजह से भी बाढ़ आती है। दो फ्लड्स अकर फ्रीक्वेंटली ओवर वाइड ज्योग्राफिकल एरिया हैविंग डिजास्टरस रेमिफिकेशंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फ्लड्स इन साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज पर्टिकुलरली इन चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश आर फ्रीक्वेंट एंड इक्वली डिजास्टर्स, ठीक है। वैसे तो जनरली बात ये की गई है कि फ्लड जो है दुनिया में हर जगह आती है, ऐसा कहीं नहीं है कि बाढ़ कहीं नहीं आती है, सब जगह आती है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशियन कंट्रीज, यानी कि दक्षिण, दक्षिण पूर्व और जो पूर्वी एशियन देश है, एशियाई देश है, स्पेसिफिकली बात कर ले हम चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश की, तो यहां पर जो है बाढ़ काफी ज्यादा है, फ्रीक्वेंट है, और इनका जो नुकसान है ये डिजास्टर भी उतना ही करती है, ठीक है, इक्वली डिजास्टर्स है। Once again, unlike other natural disasters, human beings play an important role in the genesis as well as the spread of floods, ठीक है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स का जो रोल है, चाहे वो हम जेनेसिस की बात करें, जेनेसिस का मतलब है कि फ्लड को ओरिजिनेट कराने की बात है या फिर उसको फैलाने की बात है, ह्यूमंस का रोल इसमें भी है। और वो किस तरीके से है, देखिए, इंडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन, अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं और वो भी इंडिस्क्रिमिनेट, यानी कि जरूरत से ज्यादा या जितना किया जाना चाहिए उससे ज्यादा, ठीक है, पेड़ वगैरह हम लोग काट रहे हैं। अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो सही नहीं है। डिस्टर्बेंसेस अलोंग दी नेचुरल ड्रेनेज चैनल, जो नेचुरल ड्रेनेज है, यानी कि जो मैं फिर से कह रहा हूं, जो नदियों वगैरह का नेचुरल ड्रेनेज है चैनल का, उसको अगर हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, फ्लड प्लेन्स पे हम लोग अगर कॉलोनीज बना रहे हैं, कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं, और अलोंग द रिवर बेड्स, तो वहां पर सारी की सारी कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज है जिसकी वजह से जो फ्लड है उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और उसकी जो गंभीरता है, जो ग्रेविटी है, वो भी फ्लड की बढ़ेगी, ठीक है। ये चीजें आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर देखिए कुछ फ्लड हजार्ड जोन्स दिखाए गए हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं कि जहां जहां पर नदियां हैं, ठीक है, देखिए गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, ठीक है, घाघरा, गंडक, गोमती, सोन, गंगा, ये पूरे के पूरे आप इस रीजन में देख सकते हैं कि ये काफी ज्यादा हाई फ्लड प्रोन एरिया है आपका, ठीक है। स्पेसिफिकली आपकी यहाँ पर बारिश वगैरह जो है वो ज्यादा होती है, नदियां वगैरह ज्यादा है तो यहाँ पर ज्यादा है। स्पेसिफिकली फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी है तो यहाँ पर भी आपका ज्यादा है। इसके बाद आप इधर पे देख लीजिए, ठीक है, साबरमती, माही, इस तरफ पे भी जो है वो ज्यादा है, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं कि किस किस रीजन में ज्यादा बाढ़ आती है, ठीक है। यहाँ पर कोस्टल रीजन में आप देख सकते हैं महानदी, उड़ीसा का ये एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में जहां पर आपकी ये कावेरी, कृष्णा नदी है, ठीक है, कावेरी तो नीचे है, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में यहाँ पर भी है। इसके बाद नर्मदा और तापी के पास भी आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑन द वेस्टर्न साइड, ये भी थोड़ा सा फ्लड प्रोन एरियाज है, ठीक है। स्पेसिफिकली आप ध्यान दीजिए जहां पर नदियां हैं, मैंने आपको पहले ही बोला जहां पर नदियां हैं वहीं पर बाढ़ आएगी, उसके अलावा जो है बाढ़ और जगह पर नहीं आ सकती, यानी कि चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया फेस हैवी लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू रिकरेंट फ्लड्स, यानी कि फ्लड जो है वो बार बार आती है, रिकरिंग फ्लड्स है, उसकी वजह से कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको भारी नुकसान जो है वो जान और माल का उठाना पड़ता है। इसके लिए एक राष्ट्रीय बाढ़ आयोग यानी कि नेशनल फ्लड कमीशन बना था। इसने आइडेंटिफाई किए हैं 14 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एज फ्लड प्रोन एरिया, ठीक है। जो फिगर में ऊपर दिखाया गया है उसमें फ्लड इफेक्टेड एरियाज दिखाए गए हैं इंडिया के, उसमें स्टेट्स मैंने दिखाया आपको, आसाम जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी वगैरह बह रही है, वेस्ट बंगाल, बिहार आर अमंग दी हाई फ्लड प्रोन स्टेट्स इन इंडिया। और आजकल जैसे मैं आपको बात कर रहा हूं कि आसाम में, बिहार में जो है बाढ़ आई हुई है, तो यहां पर भी हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये हाई फ्लड प्रोन स्टेट्स हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द नॉर्दर्न स्टेट जैसे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश आर ऑल्सो वल्नरेबल टू ओकेजनल फ्लड्स, यहां पर ओकेजनल फ्लड्स आती हैं, बहुत ज्यादा बाढ़ जो है वो यहां पर नहीं आती है। It has been notified that states like Rajasthan, Gujarat, Haryana and Punjab are also getting inundated in recent decades due to flash floods। यहाँ पर जो फ्लैश फ्लड्स आती है यानी कि अचानक से आती है बाढ़, कभी अगर बारिश ज्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से जो है यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, बारिश अगर ज्यादा है तो, अदरवाइज वैसे नहीं आएगी, ठीक है। दिस इज पार्टली बिकॉज ऑफ द पैटर्न ऑफ द मॉनसून
and partly because of blocking of most of the streams and river channels by human activities। ठीक है, मैं वही बता रहा हूं कि मानसून में जब अगर बारिश ज्यादा हो जाएगी कभी अचानक से, तो इसलिए वहां पर फ्लैश फ्लड्स वगैरह आएगी, नहीं तो जनरली इस एरियाज में जो है फ्लड्स वगैरह नहीं आते। Sometimes Tamil Nadu experiences flooding during November and January due to the retreating monsoon। ठीक है, मैं फिर से कहूंगा, यहां पर इसने वही लिखा हुआ है कि नवंबर एंड जनवरी में रिट्रीटिंग मानसून। ये रिट्रीटिंग नहीं हो सकता है, हमने वहां पर भी बात की थी, दिस कांट बी अ रिट्रीटिंग मानसून, दिस हैज टू बी अ विंटर मानसून। ठीक है, क्योंकि रिट्रीटिंग मानसून जनरली आपका मैंने बताया था कि सितंबर के महीने तक मानसून का रिट्रीट हो जाता है। ठीक है, दिस इज अबाउट द विंटर मानसून। ठीक, जनरली ये उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, हमने यह चीजें लेकिन आपको क्लियर कर दी हैं। अगर आपसे कोई बोलता है कि नवंबर दिसंबर के महीने में मानसून रिट्रीट कर रहा है, तो आप उसको बताएंगे कि वो रिट्रीटिंग मानसून नहीं है, वो विंटर मानसून है। ठीक है, मानसून का रिट्रीट तो जो है वो सितंबर तक लगभग हो जाता है, जब से मैंने बात की थी कि इंडिया से जो है सन बाहर निकलता है अराउंड 14 से 18 सितंबर के आसपास। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कंसिक्वेंसेज एंड कंट्रोल ऑफ फ्लड्स, की जो फ्लड्स के हैं उसके परिणाम क्या है और उसको कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है, नियंत्रण किस तरीके से किया जा सकता है। फ्रीक्वेंट इनिंडेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स पर्टिकुलरली इन असम, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहां पर फ्लडिंग रिवर्स हैं ऑन कोस्टल एरियाज ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। यहां पर क्या है कि साइक्लोन की वजह से बाढ़ आएगी, एंड पंजाब, राजस्थान, नॉर्दर्न गुजरात एंड हरियाणा, यहां पर फ्लैश फ्लड्स है। ठीक है, हैव सीरियस कंसिक्वेंसेज ऑन द नेशनल इकोनॉमी एंड सोसाइटी, यानी कि जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था है उस पर भी और सोसाइटी पर यानी कि समाज पर इसका जो नुकसान है या जो प्रभाव है वो कहेंगे आप सीरियस है। ठीक है, काफी ज्यादा गंभीर प्रभाव है। फ्लड्स डू नॉट ओनली डिस्ट्रॉय वैल्यूएबल क्रॉप्स एवरी ईयर, जो फ्लड्स है वो हमारी सिर्फ क्रॉप्स को ही डिस्ट्रॉय नहीं करती हैं, बट दीज ऑल्सो डैमेज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रोड्स हैं, रेल्स हैं, ब्रिजेस हैं और ह्यूमन सेटलमेंट्स है, जो लोगों के घर हैं, मकान वगैरह हैं, उसको भी नुकसान इससे पहुंचता है। मिलियंस ऑफ पीपल आर रेंडर्ड होमलेस, इससे काफी ज्यादा लोग जो है वो बेघर हो जाते हैं, एंड आर ऑल्सो वॉश्ड डाउन अलॉन्ग विद देयर कैटल इन द फ्लड्स, यानी कि ये अपने जो कैटल्स हैं यानी कि जो इनके पशु वगैरह हैं उनके साथ ये बह भी जाते हैं। स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, कुछ बीमारियां ऐसी हैं वाटरबॉर्न डिजीजेस स्पेसिफिकली, जैसे कि कॉलरा है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, ये पेट संबंधी बीमारी है, हेपेटाइटिस है। ठीक है, और कुछ अदर वाटरबॉर्न डिजीजेस भी हैं जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज में फैलती हैं। However, floods also make a few positive contributions, तो कुछ इसके थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस भी हैं, पॉजिटिव योगदान भी है, जैसे कि एवरी ईयर फ्लड्स डिपॉजिट फर्टाइल सिल्ट ओवर एग्रीकल्चरल फील्ड्स विच इज गुड फॉर दी क्रॉप्स, क्योंकि नदियां क्या है कि अपने साथ सिल्ट वगैरह लेके आती हैं तो वो उसको डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, डिपॉजिशन होता है नदियों का एग्रीकल्चरल फील्ड्स के ऊपर, जो कि फर्टाइल है, मतलब थोड़ा सा अच्छा है क्रॉप्स वगैरह के लिए। मजूली जो हमने एक बात की है, एक रिवराइन आइलैंड है। ठीक है, रिवराइन आइलैंड मजूली ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है ये। ठीक है, इन दी वर्ल्ड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गुड पैडी क्रॉप्स आफ्टर द एनुअल फ्लड्स इन दी ब्रह्मपुत्र। लेकिन आप ये देखिएगा कि जो ये फायदा हो रहा है कि थोड़ा बहुत जो ये आपका फर्टाइल ये सिल्ट वगैरह लेके आ रही है, उस फायदे को अगर हम देखें इन कंपैरिजन टू कि हमें नुकसान कितना हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, नुकसान जो है वो काफी ज्यादा है और फायदा इससे काफी कम मिल रहा है। इसलिए लिखा गया है कि बट दीज आर इनसिग्निफिकेंट बेनिफिट्स इन कंपैरिजन टू द ग्रेव लॉसेस, हमें नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन हम ये थोड़ा सा फायदे को देख के जो है इसलिए ये नहीं कह सकते कि बाढ़ जो है वो अच्छी है। ठीक है, बाढ़ अच्छी नहीं है, उससे नुकसान बहुत ज्यादा है। The government of India as well as the state governments are well aware of the menace created by the floods every year। ठीक है, जो भारत सरकार है, जो आपकी देश की सरकार है, केंद्र सरकार है और जो राज्यों की सरकार है, उसको भी ये पता है कि इससे कितना ज्यादा खतरा या कितना ज्यादा नुकसान जो है वो हर साल होता है फ्लड से। हाउ डू दीज गवर्नमेंट्स जनरली रिस्पॉन्ड टू द फ्लड्स, तो ये जो गवर्नमेंट्स है, जो सरकारें हैं, ये फ्लड्स को किस तरीके से इसको रिस्पॉन्स करती हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड प्रोटेक्शन एम्बैंकमेंट्स इन दी फ्लड प्रोन एरियाज। ठीक है, ये कुछ एम्बैंकमेंट्स वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं, एफॉरेस्टेशन किया जाता है, डिस्करेजिंग मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन दी अपर रीचेस ऑफ मोस्ट ऑफ द फ्लड क्रिएटिंग रिवर्स। ठीक है, वहां पर उसके अपर रीच में यानी कि ऊपर के एरिया में जो नदियां हैं जहां पर जिनमें बाढ़ आने की चांसेस ज्यादा रहती हैं, वहां पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को डिस्करेज किया जाता है कि वहां पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा अलाउड नहीं होती है। दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन अपॉन अर्जेंट बेसिस। ठीक है, removal of human encroachment from the river channels and depopulating the flood plains can be the other steps। ठीक है, कि हमें जो है रिवर चैनल्स पर लोगों को जाने नहीं देना है। ठीक है, वहां पर लोगों के द्वारा अतिक्रमण करने नहीं देना है। उससे क्या होगा कि रिवर चैनल्स का जो नेचुरल फ्लो है, जो एरिया है, जो नेचुरल जिसके ऊपर स्ट्रीम्स रिवर्स वगैरह बह रही हैं, वो डिस्टर्ब होता है और उससे क्या है कि फिर बाढ़ आएगी। और जो फ्लड प्लेन्स वगैरह का रीजन है वहां पर लोगों की जनसंख्या को कम करना है, वहां पर ज्यादा लोगों को बसने नहीं देना है।
दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू इन द वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री विच एक्सपीरियंसेस फ्लैश फ्लड्स। ये मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिकली जो रिवर चैनल्स को एनक्रोच करने का मामला है, या फिर जो फ्लड प्लेन्स के आसपास में एरिया में पॉपुलेशन बढ़ने का, जनसंख्या बढ़ने का जो वजह से बेसिकली क्या है कि जो नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट जो हमने बात करी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वगैरह में जो फ्लैश फ्लड्स है वो इसी वजह से आती है। ठीक है, साइक्लोन सेंटर्स में प्रोवाइड रिलीफ इन कोस्टल एरियाज विच आर हिट बाय स्टॉर्म्स। जो साइक्लोन सेंटर्स होते हैं वो बेसिकली इस तरीके की रिलीफ या राहत पहुंचा सकते हैं कोस्टल एरियाज में, जो तटीय क्षेत्र है वहां पर, जहां पर स्टॉर्म सर्ज जो है इसकी वजह से बाढ़ वगैरह आती है। ठीक है, चलिए तो आज इसको इतना ही रखते हैं। हमने इसके दो आज नेचुरल डिजास्टर्स और बात कर लिए हैं, दैट इज अबाउट योर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड फ्लड्स। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए मैं फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, चैप्टर 10 पार्ट 4। ठीक है, कौन सी बुक का? फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके उसको आप एक बार जरूर देखिएगा। वहां पर हमने चीजों को थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यहां पर जितना हम कर सकते थे वो थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसके बारे में ज्यादा आप चाहे तो वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें अब दो नेचुरल डिजास्टर जो है वो और बचे हुए हैं। एक है ड्राउट यानी कि सूखा पड़ना, और दूसरा बचा हुआ है आपका लैंडस्लाइड्स यानी कि भूस्खलन। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर थोड़ा सा बात करनी है, वो भी इस चैप्टर का ही पार्ट है। तो इस पूरे को हम लोग अगले लेक्चर में कवर करके ये जो बुक है, इस बुक का जो कोर्स चल रहा है वो अगले लेक्चर के साथ ही एंड हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग जो है देखते हैं कि क्या स्टार्ट कर सकते हैं। अभी वैसे हमारी क्लास 12th की जो ज्योग्राफी की बुक चल रही है, दैट इज इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसके अभी तक हम लोग 7th चैप्टर में चल रहे हैं, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक चल रही है, उसमें भी हम लोग काफ़ी अच्छा मैप वर्क वगैरह आप कर रहे हैं। उसमें हम जितने भी हमारे ओर्स वगैरह हैं, आयरन और मैंगनीज और बॉक्साइड और कॉपर और वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, उनको हम मैप्स में वहाँ पर मार्क कर रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि जाके आप लोग उस बुक को भी, उस सीरीज़ को भी स्टार्ट करना शुरू करें, जो लोग अभी तक नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा प्लान फिलहाल ये है कि हम पहले उस बुक को कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर जैसे आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि जीसी लॉन्ग वगैरह को लेकर, उसके बारे में विचार फिर हम उसके बात करेंगे। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है कि इस तरीके करना सही है, नहीं है? थोड़ा सा अपना फीडबैक वगैरह जो है वो जरूर दें। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में चीजों को शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट की वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। और हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अपने कमेंट्स वगैरह जो है वो ज़रूर करते रहें, फीडबैक्स वगैरह ज़रूर देते रहें। किसी को कोई डाउट्स है तो वो भी ज़रूर पूछें। बाकी हमसे अगर आप कोई और बात शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी का यूज़ भी कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।